डेंटिस्ट खड़ा होकर इस झूठ को झूठ क्यों नहीं बोलता और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर इस बात को चैलेंज करता? हम तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं डेंटिस्ट नहीं हूं। अगर मैं करूंगा तो कोर्ट सबसे पहला सवाल पूछेगा कि आपको आती है कुछ दांतों की बात, कुछ जानते हैं आप? जब डेंटिस्ट जाएगा कोर्ट में तो वो ये सिद्ध करेगा कि कोई भी टूथपेस्ट जिसमें फ्लोराइड होता है और 1000 ppm से ज्यादा होता है तो वो सारे के सारे टूथपेस्ट जहर हो जाते हैं, वो पेस्ट नहीं रहते। ये बात अगर मैं कहूंगा कोर्ट में तो कोर्ट मेरी बात मानेगा नहीं, वो पूछेगा आपके पास डिग्री है क्या? सत्य मुझे मालूम है कि 1000 ppm से ज्यादा अगर फ्लोराइड है किसी भी टूथपेस्ट में तो वो टूथपेस्ट नहीं है, जहर है। लेकिन कोर्ट मेरी बात तब मानेगा जब मैं उसको ये सिद्ध करूं कि मेरे पास दांतों की डॉक्टरी का प्रमाण पत्र है। दुर्भाग्य से जिनके पास दांतों की डॉक्टरी का प्रमाण पत्र है वो कोर्ट में जा नहीं रहे हैं, और जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं है वो बाहर रह के खिसिया के रह जा रहे हैं, हमारे जैसे लोग, और दड़ल लेते कॉलगेट बिक रहा है। माने मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदुस्तान के सारे डेंटिस्टों का ये सरासर अपमान है जो रोज टेलीविजन पर विज्ञापन के रूप में दिखाया जाता। ऐसे ये कंपनी है हिंदुस्तान लीवर, वो अपना लाइफ बॉय साबुन बेच रही है, फैमिली डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रमाणित। ये कौन सा एसोसिएशन इस देश में बन गया और कब इन्होंने लाइफ बॉय साबुन को प्रमाण पत्र दे दिया? लेकिन रोज विज्ञापन उनका ये है, और हम सब खामोशी के साथ बैठते हुए इसको देख रहे हैं, और ये देश के साथ भयंकर गद्दारी का काम चल रहा है, बेईमानी का काम चल रहा है। हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियां अपना जहर बेच रही, जिनको मालूम है कि इसमें जहर है वही शांत हैं। जितने डॉक्टर्स हैं न्यूट्रिशनल, जिनको न्यूट्रिशन का बहुत ज्ञान है, दिल्ली में एक डॉक्टर जैन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, जो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के हेड माने जाते हैं। मैंने एक दिन पूछा कि डॉक्टर साहब ये पेप्सी कोला में क्या है? तो कहने लगे कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने कहा और क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है। मैंने कहा और क्या है? सोडियम ग्लूटामेट है। मैंने कहा और क्या है? पोटेशियम सॉर्बेट है। मैंने कहा और क्या है? कि इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुमको? ये 4 जहरी काफी है आदमी को मारने के लिए। तो मैंने कहा कि अगर ये पेप्सी कोला में 4 जहर हैं तो आप इस बात को गांव गांव में कहते क्यों नहीं जाके? पेप्सी कोला तो गांव गांव में घूम घूम के कह रहा है कि लहर पेप्सी है, तो आप गांव गांव में घूम के कहते क्यों नहीं कि ये जहर पेप्सी? आप जब मानते हैं कि उसमें ये जहर है 4, लेकिन आप गांव गांव में घूम घूम के कहते क्यों नहीं? तो चुप हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान का देश के लिए क्या उपयोग है? आपने ये जो ज्ञान हासिल किया, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ी है, लाखों रुपए इस देश का आपने खर्च किया है, और लाखों रुपए खर्च करके जो ज्ञान अर्जित किया है उसका इस देश को रिटर्न क्या मिल रहा है? तो कहने लगे फुर्सत ही नहीं है। तो किससे फुर्सत नहीं? व्यक्तिगत स्वार्थ से फुर्सत नहीं है। तो मैंने कहा एक दिन डॉक्टर साहब ये सारा का सारा देश बर्बाद हो जाएगा और इस देश की नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, और हो सकता है आपके बेटा बेटी भी उसमें बर्बाद हो जाए, तब भी आप कहेंगे कि आपको फुर्सत नहीं। और दुर्भाग्य यही है इस देश कि जिनके पास ये ज्ञान है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों का पर्दाफाश कर सकते हैं, जो ये बता सकते हैं कि इनके बनाए हुए सामानों में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। डॉक्टर जैन ने ही मुझको कहा कि पेप्सी कोला और कोका कोला में 1 पैसे का भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, और देश के लोग 10 रुपया खर्च कर रहे हैं पेप्सी पीने के लिए और कोका पीने के लिए। 10 रुपया खर्च करके 1 पैसे की भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल रही है हमको, लेकिन वो देश में सबसे ज्यादा बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है। लोग अब शुद्ध पानी पीना पसंद नहीं करते, उसकी जगह पेप्सी और कोका कोला पी लेते हैं। तो जिस चीज की 1 पैसे की 1% भी न्यूट्रिशनल वैल्यू ना हो, और वो चीज इस देश में महंगी बिक रही हो दूध से ज्यादा। पेप्सी कोला बिकता है 33 रुपए लीटर का, और दूध बिकता है 14 रुपए लीटर का। तो 14 रुपए लीटर का गाय का दूध और 33 रुपए का कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया हुआ पानी, और उसको कहते हैं लहर पेप्सी, और कहते हैं द चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन। द चॉइस ऑफ न्यू जनरेशन नहीं है, बल्कि चॉइस ऑफ न्यू डी जनरेशन है। लेकिन करें क्या उसका? और उससे भी ज्यादा मुझे गुस्सा तब आता है जब हिंदुस्तान में कुछ कंपनियां अपने हेल्थ टॉनिक बेचती हैं जिनमें हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं है। बॉर्नवीटा, कॉम्प्लॉन, मोल्टोवा, हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स, ऐसे तमाम तरह के जो हेल्थ टॉनिक बिक रहे हैं, डॉक्टर जैन के अनुसार इनमें किसी में भी हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं है। और आप चाहें तो अपने बच्चे को
चने का सत्तू खिलाएं, जौ का सत्तू खिलाएं, तो उससे जितनी हेल्थ बनेगी, आप 100 डिब्बे प्रोटीन एक्स के खिला लीजिए, कोई हेल्थ नहीं बनने वाली। 100 डिब्बे आप बॉर्नवीटा के खिला दीजिए, कुछ नहीं बनने वाला उससे। और आप अगर 1 डिब्बा बॉर्नवीटा का खरीदेंगे तो कम से कम 200-250 रुपए का है 1 किलो का। तो 200-250 रुपए का 1 किलो बॉर्नवीटा खरीद के तो खाएंगे, लेकिन किसी को आप कहिए कि मूंगफली खाओ गुड़ के साथ, तो नहीं खाएगा कोई। रोज अगर गुड़ के साथ मूंगफली खाएं तो जितनी प्रोटीन उससे मिलती है, जितना कार्बोहाइड्रेट उसमें से निकलता, जितनी और दूसरी चीजें हमको मिलती हैं, उतनी 100 पैकेट बूस्ट खाने से नहीं मिल सकती। लेकिन मुश्किल से मूंगफली का गुड़ के साथ खाने का प्रचार तो नहीं है, लेकिन बॉर्नवीटा का प्रचार है। और ये जो बॉर्नवीटा, मॉल्टोवा, इन तमाम चीजों में मिलाते क्या है? एक बार मैंने डॉक्टर जैन से कहा कि आपके पास तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की इतनी बड़ी लेबोरेटरी है, आप जरा इसमें पता करिए कि ये मिलाते क्या है, कैसे बनाते हैं बॉर्नवीटा। तो उन्होंने 3 महीने के बाद मुझे एक लंबी सी चिट्ठी भेजी, उसमें हर एक के बारे में लिखा कि देखो बॉर्नवीटा कैसे बनता। बॉर्नवीटा बनता है मूंगफली की खली से, मूंगफली की खड़, माने मूंगफली के दाने में से तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे बनता है बॉर्नवीटा। मेरे गांव में मूंगफली के तेल के निकालने के बाद जो वेस्ट बनता है उसको जानवर खाते हैं, लेकिन हमारे देश में इंटेलिजेंट लोग वही खाते हैं बॉर्नवीटा के नाम पर। और आप बाजार में चले जाइए, मूंगफली की खली आपको 20-25 रुपए किलो में मिल जाएगी। गुजरात में तो उससे भी सस्ती मिलेगी। मैं तो मेरे गांव की बात कर रहा हूं जहां मूंगफली होती नहीं बिल्कुल। यहां तो सिंगदाना इतना होता है गुजरात में, मुश्किल से 20-25 रुपए किलो में खली मिलेगी, उसको वो बेचते हैं 200-250 रुपए किलो में। और हम लोग तकनीकी भाषा में कहते हैं वैल्यू एडेड हो गया। काहे का वैल्यू एडेड हो गया? जेब काट ली आपकी और आप कह रहे हैं वैल्यू एडेड हो गया। उन्हीं डॉक्टर जैन साहब ने मुझे बताया कि हॉर्लिक्स में क्या है, कुछ नहीं है, जौ का सत्तू और चने का सत्तू। बिहार में उसको हम लोग कहते हैं सत्तू, अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्लिक्स। अब किसी से आप पूछिए कि सत्तू खाओगे, कहेगा क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप। और पूछिए हॉर्लिक्स खाओगे, हाँ हाँ खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्योंकि अंग्रेजी का नाम है और बड़ा भारी नाम है हॉर्लिक्स। कहने में लगता है कि हाँ कुछ इंपोर्टेड जैसी चीज है, उसमें कंटेंट क्या है? कुछ नहीं, उस पर लिखा हुआ है साफ साफ, इट इज मॉल्टेड। मॉल्ट माने ही होता है जौ का सत्तू। जौ का सत्तू बाजार से खरीद लीजिए, चने का सत्तू बाजार से खरीद लीजिए, 20-25-30 रुपए किलो में मिलेगा। लेकिन हॉर्लिक्स खरीदिए तो 160 रुपए में 1 किलो मिलेगा। और ये जितने हेल्थ टॉनिक्स बिक रहे हैं, इनमें से किसी से भी 1 पैसे की हेल्थ नहीं आती। लेकिन हिंदुस्तान की क्या बर्बादी है, हर साल हम 1000 करोड़ रुपए के हेल्थ टॉनिक्स खाते हैं इस देश में, हर साल। 1 पैसे भी हेल्थ जिससे नहीं आती, सिर्फ एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है, कोई हेल्थ नहीं है उससे। लेकिन 1000 करोड़ रुपए के हेल्थ टॉनिक्स इस देश में बिक जाते। क्यों बिकते हैं जानते हैं? टेलीविजन पर एक इडियोटिक एडवर्टीजमेंट आता, एक छोटा सा बच्चा कूदते हुए आता, कहता आई एम ए कॉम्प्लोन बॉय। एक छोटी बच्ची कहती है आई एम ए कॉम्प्लोन गर्ल। इसका माने क्या है? मैं कॉम्प्लोन का बेटा हूं। और बच्ची कह रही है मैं कॉम्प्लोन की बेटी हूं। और कॉम्प्लोन क्या है? टिन का डिब्बा। अब आप तो डॉक्टर हैं, आप जरा बताइए कि टिन के डिब्बा के भी बेटा बेटी हो सकते हैं? ऐसा कोई साइंस है दुनिया में? लेकिन चल रहा है सारे देश में। इसलिए बिक रहा है कॉम्प्लोन, इसलिए बिक रहा है बॉर्नवीटा। और उसका नाम है तेंदुलकर। वो कहता है मेरी शक्ति बूस्ट, माने सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट। तो सचिन तेंदुलकर की अम्मा को एक आप चिट्ठी लिखिए कि ये सचिन तेंदुलकर बूस्ट पी के तेंदुलकर बना है क्या? कपिल देव की शक्ति बूस्ट। कोई भी खिलाड़ी बूस्ट खा के खिलाड़ी नहीं बन सकता। एक सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी माना जाता है टेनिस का, उसका नाम है बोरिस बेकर। सबसे ज्यादा ताकतवर भी है। उसकी लगाई हुई एस सर्विस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। माने ट्रेन भी जिस रफ्तार से नहीं जाती, उस रफ्तार से उसकी गेंद जो मारता है वो जाती है। कितनी पावर होगी उसके शॉट्स में। और आप कभी भी बोरिस बेकर को देखिए, खेल जब भी रुकता है 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, बैग में से केला निकाल निकाल के खाता रहता है हमेशा। तो बोरिस बेकर को शक्ति मिलती है केला खा के। तेंदुलकर कहते हैं कि हमको शक्ति मिलती है बूस्ट खा के। केले में जितनी शक्ति है दुनिया के किसी भी हेल्थ टॉनिक में हो नहीं सकती। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि इन चीजों का प्रचार इस देश की जनता में ना के बराबर है। और इस देश की जनता जो है एक अजीब तरह की
पैसिमिज्म में जिंदा है। कैसे जिंदा है? आप शहर में बूस्ट खिलाते हैं तो गांव के लोग भी कहेंगे हम भी खिलाएंगे। शहर में बच्चे को नेस्टम और सेरेलक पिलाते हैं तो गांव की महिलाएं भी कहती हैं कि हम भी करेंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि शहर वाले बाबूजी हो गए हैं, इसलिए कि वो बूस्ट खाते हैं, इसलिए कि वो सेरेलक और नेस्टम पिलाते हैं, इसलिए गांव के लोग भी बाबूजी बनने के चक्कर में वही सब कर रहे हैं जो शहर के लोग कर रहे हैं। और ये 100% इस देश के लोगों की इग्नोरेंस है। और ये इग्नोरेंस बिना पढ़े लिखे लोगों में होती तो मेरे समझ में आता कि ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा ये इग्नोरेंस जो है वो पढ़े लिखे लोगों में है, जो डिग्री होल्डर है, जो कहीं से पीएचडी करके निकले, जिन्होंने साइंस पढ़ा है, वही आज सबसे ज्यादा अनसाइंटिफिक हो गए हैं। और तब ऐसी स्थिति में आप पूछेंगे कि हम क्या करें। मैं आपसे बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। आप इस देश के लोगों की दुखती हुई रग और दुखती हुई नस ठीक करते हैं। डॉक्टर पर जितना भरोसा होता है किसी पेशेंट को, उतना किसी दूसरे पर नहीं होता। डॉक्टर ने जो कहा वो पेशेंट के लिए ब्रह्म वाक्य हो जाता। डॉक्टर ने अगर कह दिया कि ये दवा तुमको 3 बजे खानी है तो दुनिया जहान में कुछ भी हो जाए वो 3 बजे ही खानी। और अगर जरा आगे पीछे हो गया और उस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट हो गया तो मरीज ये मानेगा कि मैंने देर में खाई है इसलिए हुआ, तो ये नहीं मानेगा कि डॉक्टर से भी गलती हो सकती है कभी। तो इस देश में जाने अनजाने आप लोगों की बड़ी प्रतिष्ठा है मरीजों के मन में। और आप लोगों की जब ये प्रतिष्ठा है तो अक्सर क्या होता है, समाज में जब बड़े परिवर्तन होते हैं तो उन बड़े परिवर्तनों को जब बड़े लोग शुरू करते हैं तो नीचे के लोग फिर उन्हीं को फॉलो करना शुरू करते हैं। तो आपसे मैं बड़ी भारी उम्मीद लेकर आया हूं कि इस बड़े परिवर्तन के काम में आप मेरी मदद करें। तो आप पूछेंगे क्या मदद करें? सबसे पहली और सबसे आसान मदद जो आप कर सकते हैं इस काम में वो ये कि जो विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान की सरकार पर दबाव डालकर हमारा पेटेंट एक्ट बदलवा रही हैं, उन विदेशी कंपनियों की दवाएं लिखना आप बंद कर दीजिए। महात्मा गांधी ये कहा करते थे कि जब दुश्मन से लड़ाई लड़नी होती है तो दुश्मन को सहयोग देना बंद करते हैं सबसे पहले। वो अक्सर कहा करते थे अपने जो कार्यकर्ता थे कि बापू युद्ध कैसे लड़ा जाता है, तो गांधी कहते थे कि मैं तो अहिंसा वाला आदमी हूँ, लेकिन उनसे बढ़िया युद्ध की रणनीति बनाने वाला भी इस देश में कोई नहीं था। वो कहते थे कि युद्ध लड़ने से पहले ये प्लानिंग बनाई जाती है कि दुश्मन को सामग्री कहां से आ रही है, उसको रसद कहां से आ रही है, उसको सामान कहां से मिल रहा। तो दुश्मन को जहां से सामग्री आती है, जहां से रसद आती है, अगर वो सप्लाई लाइन काट दी जाए तो दुश्मन सबसे जल्दी परेशान होगा और सबसे जल्दी हारेगा। तो आज ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो हमारे देश की सरकार पर दबाव डालकर और हमारे राजनेताओं को भ्रष्ट करके वहां करोड़ों करोड़ों की रिश्वत बांटकर अपने फायदे के लिए हमारा पेटेंट एक्ट बदलवा रही हैं, इन कंपनियों की सप्लाई लाइन आप काट सकते हैं। और उसका बड़ा आसान काम है कि आप इन विदेशी कंपनियों की दवाएं लिखना बंद कर दीजिए। जो फाइजर के ब्रांड नेम है वो आपको मैं दे दूंगा, सेंडोज के ब्रांड नेम है मार्केट में वो मैं आपको दे दूंगा, शिवागाइगी के दे दूंगा। जो स्मिथ लाइन बीकम है, ऐसी 10-15 बदमाश कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा दबाव डाल रही हैं। तो इन कंपनियों को सबक सिखाने का हमारे हाथ में क्या अस्त्र है? सरकार करेगी नहीं करेगी ये बहस दूर की है। हम लोग पार्लियामेंट पर भी दबाव डाल रहे हैं कि वो कानून पारित ना हो, और अगर पार्लियामेंट से नहीं हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पार्लियामेंट बिक गया तो उसकी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास। तब आप अगर फैसला करें कि पार्लियामेंट बिक गया है, बिक जाने दीजिए, हम तो नहीं बिके हैं, हमारे ऊपर तो कोई ये फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं नहीं आप फाइजर की ही दवा लिखिए, या आप सेंडोज की ही लिखिए, या शिवागाइगी की ही लिखिए, या स्मिथ लाइन बीकम की ही लिखिए। ये तो आपका अपना फैसला है, आपके अपने हाथ का फैसला। और एक दूसरी जानकारी और दे दूं कि हिंदुस्तान में कंपनियां बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन बना रही हैं। रैनबैक्सी की बनाई हुई दवाएं अमेरिका की किसी भी कंपनी से आप टक्कर ले सकते हैं। सिप्ला और कैडिला की बनाई हुई दवाएं दुनिया की किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी की दवा से क्वालिटी में 1% भी कम नहीं है। तो हिंदुस्तान की तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनकी बनाई हुई दवाएं दुनिया की किसी भी कंपनी से टक्कर लेती हैं क्वालिटी में। तो आप अगर एक छोटा सा फैसला करें और आपका ये पूरा एसोसिएशन ये फैसला करे कि हम चूंकि अमेरिकन मल्टीनेशनल और ब्रिटेन के और यूरोप के मल्टीनेशनल भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं अपनी पॉलिसीज लगवाने के लिए, तो हम इन कंपनियों का विरोध करते हैं और विरोध स्वरूप आप विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कर दीजिए। तो जब आप विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करेंगे, मान के उनकी दवाएं लिखना बंद कर देंगे, तो अगर उनकी दवाएं लिखना बंद कर दिया हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने, तो एक एक विदेशी कंपनी की जमीन उखड़ जाएगी। इससे कोई भी दवा उनके वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो बेच नहीं सकते, ये मैं गारंटी से कहता हूं।
कोई भी कंपनी चाहे जितने रिप्रेजेंटेटिव्स लगा दे, चाहे जितना एडवर्टीजमेंट करे, जब तक डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करेगा उसकी दवा बिक नहीं सकती बाजार में। तो आप एक फैसला तो ये करें, और ये इसलिए कि देश के लिए ये बहुत जरूरी है इस समय। अगर विदेशी कंपनियों को हमने चुनौती नहीं दी और ये पेटेंट एक्ट अगर लागू हो गया तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होने जा रहा है इस देश में। हमारी आंखों के सामने हमारे लोग मरेंगे और हम उनको बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि दवाओं पर मोनोपोली होगी कंपनियों की। हमेशा ये कहा जाता है कि जो गलत काम है उसको अगर शुरू में ही दबा दीजिए तो वो आगे नहीं बढ़ता, लेकिन एक बार वो गलत काम हो गया उसके बाद उसको खत्म करना और बंद कराना बहुत मुश्किल हो जाता। तो एक तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर चाहें तो इन विदेशी कंपनियों की दवाएं लिखना बंद कर सकते हैं। कौन कौन सी विदेशी कंपनियों की दवाएं हैं वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, अभी वो फाइनल नहीं हो पाई है, हो सकता है अगले 15-20 दिनों में वो फाइनल हो जाए, तो वो लिस्ट आपको मिल जाएगी और आप उसकी मदद से ये कर सकते हैं। एक दूसरा निवेदन कि जो काम हमने कर लिया, हिंदुस्तान में जो इर्रेशनल और इर्रेलिवेंट मेडिसिन बिक रही हैं सारे देश में, जो कॉम्बिनेशन इस देश में बैन कर दिए गए हैं उसके बावजूद बिक रहे हैं, जैसे क्लोरमफेनिकोल स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉम्बिनेशन इस देश में बैन है, सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन करके बैन किया हुआ, लेकिन बाजार में बिक रहा है। अब ये गलती किसकी है? हमारे यहाँ जो ड्रग कंट्रोलर होता है उसकी ये गलती है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये करे। लेकिन आप जानते हैं कि करप्शन इस देश में इतना जबरदस्त है कि किसी भी ड्रग कंट्रोलर को और किसी को खरीदना बहुत आसान है इस देश में, तो धड़ल्ले से वो चल। और ऐसे कई कॉम्बिनेशन है भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं नोटिफिकेशन के तहत, लेकिन वो बिक रहे हैं, सामान्य जनता को उसकी जानकारी नहीं। तो मैं आपसे दूसरा ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो इर्रेशनल और इर्रेलिवेंट ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, उनको आप गलती से भी कभी मत लिखिए। उसकी लिस्ट अभी मेरे पास है और मेरे व्याख्यान खत्म होने के बाद एक छोटी सी पुस्तिका आपको दी जाएगी, 25-30 पन्ने की पुस्तिका है, उसमें आधे हिस्से में वो पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो दुनिया के किस किस देश में बैन है, क्यों बैन है, उनके साइड इफेक्ट एक जगह लिखे हुए हैं, किन किन देशों में वो बैन है वो लिखी हुई है, हिंदुस्तान की सरकार ने नोटिफिकेशन कब किया था उसको बैन करने का वो भी माहिती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो बाजार में बिक रही है। तो एक दूसरा मेरा आपसे निवेदन यह है कि आप इन इर्रेशनल और इर्रेलिवेंट ड्रग्स को बिल्कुल प्रेस्क्राइब न करें और लोगों को कहें कि ये दवाएं खाना अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करना। और तीसरा एक छोटा सा निवेदन मेरा है कि कभी भी गलती से कोई भी हेल्थ टॉनिक किसी मरीज को ना लिखे। मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं अपनी आंखों के सामने, आज का ही मैं आपको दृश्य दे रहा हूँ। बोरीवली उतरा, मैं सूरत से आया फ्लाइंग से, तो बोरीवली स्टेशन पर मैं उतरा, तो बोरीवली स्टेशन पर मेरे पास सामान बहुत ज्यादा था, कुछ पैकेट थे पुस्तकों के। तो एक कुली को मैंने कहा कि भाई तुम जरा ये बाहर ले चलोगे। इतना पतला दुबला बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत का व्यक्ति कुली जो आया मेरे पास, खड़े होने की हैसियत नहीं थी, पैर उसके कपकपा रहे थे। तो मैंने कहा कि तुम तो इतने कमजोर हो गए। तो उसने कहा कि बाबूजी 3 महीने से मैं बीमार हूँ। तो मैंने कहा बीमार हो तो कर क्या रहे हो? तो जेब में से उसने एक बोतल निकाली और कहा कि ये टॉनिक पी रहा हूँ। तो मैंने कहा कितने रुपए का ये आता है टॉनिक? तो उसने कहा 84 रुपए का आता। मैंने कहा कितने दिन चलता है? कि 10-12 दिन चल जाता। अब वो कुली जो ठीक से भोजन नहीं कर पाता, ठीक से 2 समय का उसको भोजन नहीं मिलता फुल न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला, ठीक से उसको दूध नहीं मिलता, ठीक से भाकरी नहीं मिलती, ठीक से सब्जी और दाल नहीं खा पाता, उसको किसी डॉक्टर ने हेल्थ टॉनिक प्रेस्क्राइब किया हुआ। कहां से हेल्थ आने वाली है उसकी? और मुझे रोना आ गया अपनी आंखों में कि जब उसने बोतल की शीशी निकाली जेब में से और पिया, और ये मान के कि मुझ में कुछ शक्ति आ जाएगी। मैं जानता हूं कि उस हेल्थ टॉनिक में कुछ नहीं है सिवाय चीनी के और पानी के घोल के, और कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हेल्थ टॉनिक बाजार में दिख रहे हैं जिनमें कुछ नहीं है। खुद CDRI की लेबोरेटरी है हमारे यहाँ लखनऊ में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने लास्ट ईयर एक लिस्ट डिक्लेयर की थी, उसमें 84 टॉनिक्स के नाम थे, और उसमें CDRI के साइंटिस्टों का कहना है कि इनमें कुछ नहीं है सिवाय चीनी और पानी के घोल के। तो उसकी है अपनी उस पुस्तक में कि कौन कौन से ऐसे हेल्थ टॉनिक है जिनमें कोई हेल्थ नहीं। तो तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी कोई मरीज आपसे कहे कि डॉक्टर साहब ताकत के लिए कोई टॉनिक लिख दीजिए, तो आप उससे कहिए कि भैया जितने पैसे का तुम ताकत का टॉनिक खरीद के खाओगे उतने पैसे का दूध पी लो खरीद कर, तो शायद कुछ शक्ति आ जाएगी। उतने पैसे का केला खरीद कर खा लो, उतने पैसे का दलिया खरीद कर खा लो, उतने पैसे की मूंग की दाल का पानी पी लो, तो शायद तुम में शक्ति आ जाएगी। तो जब आप कहेंगे तो आपकी बात का असर होगा और वो कहेगा कि हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं, इसका माने इसमें कोई गंभीर बात है। मैं कहता हूँ राजीव भाई दीक्षित कह रहे हैं तो वो कहते हैं आप क्या जाने इसके बारे में।
और जब आप कहेंगे उसी बात को तो वो कहेगा कि हाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसलिए इसमें कोई गंभीर मतलब है। तो मेरा तीसरा छोटा सा निवेदन है आपसे कि आप किसी भी मरीज को गलती से भी हेल्थ टॉनिक प्रेस्क्राइब न करें। जो नेचुरल फूड्स हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इस देश में, चावल है, गेहूं है, दालें हैं, फल हैं, फलों के रस हैं, सब्जियां हैं, सब्जियों से मिलने वाले जो नेचुरल तत्व हैं, उनको आप जितना ज्यादा से ज्यादा कहें कि भाई इतने ही पैसे का आप अमरूद खा लो, सफरचंद खा लो, केला खा लो तो तुमको ज्यादा शक्ति मिल जाएगी, उतने का तुम हॉर्लिक्स क्यों खा रहे हो। तो एक तीसरा निवेदन आपसे ये है। और चौथा और आखिरी निवेदन कि कभी भी कोई माँ अपने बच्चे के लिए आपसे कहे कि हमारे बच्चे के लिए आप बेबी पाउडर प्रेस्क्राइब कर दीजिए, तो उसको आप कहिए पूरी दृढ़ता से कि आप अपना दूध पिलाइए, वो बच्चे के लिए सबसे अच्छा। तो आप जब कहेंगे इस बात को तो शायद इस देश के मरीजों में और इस देश के लोगों में कुछ चेतना का प्रसार होगा। हम लोग तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन आपका मदद और आपकी सहयोग अगर हमको इस काम में मिल जाए तो इस काम में तेजी आ सकती है। तो हम एक तरफ तो तमाम मल्टीनेशनल का बॉयकॉट करा रहे हैं, कॉलगेट, क्लोजअप, सिवाका, फॉरहंस, पेप्सी, कोका कोला, लेकिन इसी के साथ साथ ये दवा बनाने वाली बदमाश कंपनियों का भी बॉयकॉट अगर होना शुरू हो जाए तो ये काम और दोगुनी तेजी से सारे देश में चल सकता है और एक नए तरह की जागृति और चेतना इस देश के लोगों में आ सकती है। तो उतना ही निवेदन और उतनी ही आपसे विनती करने आया था। एक जरूर मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत इस तरह का रिसर्च वर्क करते रहते हैं। हमारे पास पूरी अपनी एक टीम है और उसमें 3 यंग एज के डॉक्टर जो अभी भी MBBS और MS और MD करके निकले इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज, और उन्होंने फैसला किया है कि अब जीवन में वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसी काम में हमारी मदद करेंगे। तो उन तीनों डॉक्टरों की मदद से हमारे पास जितना लिटरेचर आता है WHO का, जितना लिटरेचर एम्स से आता है, ICMR के बहुत सारे जर्नल्स आते हैं और ऐसी दूसरी तमाम देशों की रिपोर्ट्स और रिसर्च मटेरियल हम लोग इकट्ठा करते रहते हैं, उसको हम सरल भाषा में, साधारण भाषा में ट्रांसक्राइब करके लोगों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। और वो हमारा इस तरह का मटेरियल छपता है, हमारी एक पत्रिका निकलती है, उसका नाम है नई आजादी। उसमें हर 2 महीने 3 महीने पर इस तरह के रिसर्च मटेरियल हम रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। तो आप उसको मंगवा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो अगर आपके घर, आपके क्लिनिक पे आने लगे हर महीने, तो उसमें ऐसी बहुत सारी माहितियां आपको मिलेंगी जो आप दूसरे लोगों तक उन माहितियों को ट्रांसफर कर सकेंगे और इस देश में एक चेतना निर्माण के काम में लग सकेंगे। जब भी कोई देश में बड़ी क्रांति होती है तो वैचारिक क्रांति सबसे पहले होती है। इस वैचारिक क्रांति में अगर आप हमारा थोड़ा भी सहयोग करें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न आए हैं, एक एक करके मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक प्रश्न है कि मल्टीनेशनल कंपनियां भारतीय कंपनियों को दबाने के लिए मर्जर कर रही हैं, आपस में एक दूसरे से समझौते चल रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर चल रहे हैं, कोलैबोरेशंस चल रहे हैं, कई कंपनियों ने किया है। इसके बारे में आपने कोई नॉलेज नहीं दिया, दुर्भाग्य से मैं कह नहीं पाया, शायद मैं भूल गया बोलते हुए। ये इस समय बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां आपस का कंपटीशन बचाने के लिए मर्जर कर रही हैं। वैसे इन कंपनियों को बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये कंपटीशन बढ़ाएंगी, लेकिन आने के बाद वो वास्तव में मर्जर करके कंपटीशन खत्म करती है, मोनोपोली बढ़ा लेती, उससे उनके अपने स्वार्थ सिद्ध होते हैं और जो इंडियन कंपनियां हैं वो उनके सामने कमजोर पड़ जाती है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि भारत सरकार ने इन कंपनियों को खुली छूट दे दी है मर्जर करने की। पहले हमारे यहाँ फेरा रेगुलेशन था, MRTP का रेगुलेशन था, तो फेरा और MRTP रेगुलेशन के चलते कोई भी कंपनी आपस में किसी दूसरे से मर्जर नहीं कर सकती थी। फेरा भी खत्म कर दिया, MRTP भी खत्म कर दिया, तो अब उनका बहुत तेजी के साथ मर्जर चल रहा है। फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पिछले 1-1.5 साल से हम पार्लियामेंट पे लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं। कई MPs को हमने मोबिलाइज किया है इस बात के लिए कि ये मर्जर होना बंद हो। तो इसके लिए एक बिल भारत सरकार ने अभी पार्लियामेंट में डाला है, उस पर अभी डिबेट होना बाकी है। वो पारित होगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो बिल बन गया है, उस पर डिबेट होगी। अगले सेशन में जब पार्लियामेंट चलेगा तो डिबेट होगी और डिबेट हुई तो वो पारित भी हो सकता है और पारित अगर हो गया तो ये जो मर्जर हो रहे हैं ये रुक जाएंगे। वो मर्जर को रोकने के लिए ही इस तरह का एक बिल हम लोगों ने पिछले 6 महीने में पार्लियामेंट पे दबाव डलवा के कुछ MPs को मोबिलाइज करके बनवाया है और उसको लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में भी दूसरे बड़े देशों में ये मर्जर का काम चल रहा है और वहां भी उनकी सरकारें इस मोनोपोली को रोकने के लिए मर्जर को तोड़ने के प्रोग्राम्स बना रही हैं। अमेरिका में भी इस तरह का एक कानून अभी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। ब्रिटेन में भी ऐसा ही एक कानून टोनी ब्लेयर ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अपने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया।
क्योंकि वहां भी ये प्रॉब्लम हो रही है कोलैबोरेशन की, मर्जर की, कार्टेलाइजेशन की। तो हम हमारी कोशिश कर रहे हैं, अब उसमें सफलता कितनी मिलती है ये वक्त बताएगा। दूसरा ये प्रश्न है कि डॉक्टर साहब, मैंने कहा था कि आप हेल्थ टॉनिक और बेबी पाउडर प्रेस्क्राइब ना करें। तो किसी भाई ने ये प्रश्न पूछा है कि ये कैसे सिद्ध करें कि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। ये जितने हेल्थ टॉनिक मार्केट में बिक रहे हैं उन सबका हम लोगों ने चार्ट बनाया है, और हमारी एक पुस्तक है, उसका नाम है बहुराष्ट्रीय कंपनियां और मौत का व्यापार। दुर्भाग्य से इस समय खत्म हो गई है, कुछ दिन के बाद वो रीप्रिंट हो रही है। वो अब तक कई लाख छप चुकी है और सारे देश में हमने बांटी है। वो अभी खत्म हुई है, इलाहाबाद में गया भी था लेकिन थी नहीं, इसलिए ला नहीं पाया। हफ्ते 10 दिन में वो छप जाएगी और वो यहाँ आ जाएगी। तो उस पुस्तक में हर हेल्थ टॉनिक का हमने पूरा डिटेल दिया हुआ। हॉर्लिक्स में क्या है, उसके कंटेंट क्या है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या, और मार्केट में किस दाम पर बिक रहा। बॉर्नविटा में क्या है, उसके कंटेंट क्या है, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, और मार्केट में किस दाम पर बिक रहा। और उतना ही न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए आप 2-5 रुपए खर्च करके किसी ऑर्गेनिक चीज को खाएं तो उतनी ही न्यूट्रिशनल वैल्यू उससे आपको मिल रही है। जैसे मैंने कहा मूंगफली का दाना, सिंगदाना, अगर आप रोज खाएं गुड़ के साथ तो जितना प्रोटीन मिलता है वो किसी भी दूसरी चीज में नहीं। अगर सिर्फ सिंगदाने को रोज आप गुड़ के साथ खाना शुरू कर दें तो ऐसे हमने पूरा लिस्ट बनाई है। वो लिस्ट आपको मिल जाएगी, वो पुस्तक जैसे ही आएगी। और उसमें हमने कुछ नहीं किया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो न्यूट्रिशनल डिपार्टमेंट है उन्होंने जो सर्वे का काम किया है, और हैदराबाद का एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है न्यूट्रिशन के बारे में, उन दोनों की जो सर्वे है, रिपोर्ट्स हैं, उसी को हमने रिप्रोड्यूस किया है और कुछ नहीं किया। तो वो पुस्तक कुछ दिन के बाद हम आपको दे देंगे, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। एक प्रश्न किया है कि जो प्रोडक्ट और प्रोसेस पेटेंट के बारे में, कि जब प्रोडक्ट पेटेंट लागू हो जाएगा, पूछा है तो प्रोडक्ट बन सकता है क्या, और उस पर भी पेटेंट लागू होगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट पेटेंट अगर लागू होगा तो प्रोसेस पेटेंट उसमें इनहेरेंट होगा। अभी प्रोसेस पेटेंट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो प्रोडक्ट पेटेंट, ये जरूरी नहीं है कि प्रोसेस पेटेंट हो तो प्रोडक्ट पेटेंट हो ही, लेकिन वाइसी वर्सा जो है वो ट्रू है। अगर प्रोडक्ट पेटेंट किसी को मिला है तो प्रोसेस पेटेंट तो उसमें इनहेरेंट होने ही वाला, इसलिए चूंकि उसको प्रोडक्ट के साथ साथ प्रोसेस का भी पेटेंट मिल जाएगा, इसलिए वो ये प्रोडक्ट बनाने में उसको मुश्किल आएगी। उसको ये ए और बी, ये दोनों कंटेंट भी बदलने पड़ेंगे, तब जाके वो कुछ कर पाएगा। और हो सकता है अगर ए और बी बदल जाए तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा, वो कोई एक नया प्रोडक्ट बनेगा, वो पुराना ही प्रोडक्ट नहीं रहेगा, वो वही मेडिसिन नहीं रख सकती। वाटरवरीज कंपाउंड इज इक्विवेलेंट टू दशमूला रेस्ट, ये बात सही है, आप खुद ही जानते हैं। इसको मैं कहूं इसकी कोई बहुत जरूरत नहीं है। वाटरवरीज कंपाउंड से अच्छा आप दशमूला रेस्ट प्रेस्क्राइब करें तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और कई बार वाटरवरीज कंपाउंड के साइड इफेक्ट बहुत देखे गए। यूरोप में इस समय नहीं बिक रहा है, ड्राइव वाटर नहीं बिकता, वाटरवरीज कंपाउंड नहीं बिकता, इस तरह का कोई प्रोडक्ट यूरोप में नहीं बिकता। सेंट्रल यूरोप में तो पिछले 20-25 साल से बैन, और इसलिए उन्होंने बंद किया है कि उसके साइड इफेक्ट उनको बहुत तेजी से मिले। कई बार तो उसमें अफीम डालना शुरू कर दिया था कुछ कंपनियों ने, तो अब उसको कैसे चेक किया जाए, तो वहां की सरकार ने बैन ही कर दिया उसको। तो मुझे लगता है कि आप जानते हैं, तो दशमूला रिस्क प्रेस्क्राइब करें तो उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर ए मदर हु कांट प्रोड्यूस मिल्क फॉर हर चाइल्ड, ये बहुत रेयरेस्ट केस होता पूरे यूनिवर्स, वेरी वेरी रेयर। ऐसा शायद ही कभी होता है कि जिस माँ का बच्चा हो और उसको दूध न हो। प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि बच्चा होते ही दूध उतर आता, जब तक बच्चा नहीं है तब तक दूध नहीं, और जैसे ही बच्चा आता है वैसे ही दूध भी आ जाता। तो ये भगवान की, प्रकृति की बनाई हुई कुछ ऐसी व्यवस्था है। ये बहुत रेयर कोई केस होता है जिस माँ के बच्चा हो और उसको दूध ना हो। तो ऐसा केस मुश्किल से 100 में कोई एक मिलेगा आपको। तो वैसी स्थिति में भी आप उस बच्चे के लिए बेबी पाउडर तो बिल्कुल प्रेस्क्राइब ना करें। आप उसको गाय का दूध प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। गाय का दूध बच्चे के लिए सबसे अच्छा, और वो बच्चा अगर कुछ सॉलिड खाने लायक हो गया है तो केला आप उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। बच्चे के लिए सॉलिड फूड में केले से ज्यादा बेहतरीन कोई दूसरी चीज नहीं। जौ का सत्तू थोड़ा बहुत अगर चाट सके, और कुछ नहीं खा सकता है बच्चा, तो शुद्ध शहद, हनी से बढ़िया दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं है। जो बच्चा दूध ना पी सके, जिसकी माँ को दूध ना हो, उस बच्चे को अगर आप सिर्फ शहद चटाते रहिए तो उतना ही स्टाउट बनेगा जितना माँ का दूध पीने से बन सकता है। तो ये बेस्ट आपके पास विकल्प है जब आप किसी को कह सकते हैं। एक प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, वो किसी भाई ने अपनी ही बात कही है। यदि मल्टीनेशनल कंपनियों की फिजूल दवाइयां लिखना बंद कर देंगे तो ये बड़े बड़े गिफ्ट, ये पिकनिक, ये फॉरेन टूर कौन कराएगा? तो इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
आप खुद इंटेलिजेंट हैं, आप अपनी स्थिति के बारे में खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आप उनकी गिफ्ट स्वीकार करें और इस देश का नुकसान करें, फॉरेन टूर करें और इस देश का नुकसान करें। इस देश में दुर्भाग्य क्या है कि कुछ कंपनियां डॉक्टरों को डायरी और कैलेंडर दे देती हैं, उसी में डॉक्टर साहब दवा लिखना चालू कर देते हैं। तो सबसे आसानी से बेचारा चला जाता है डॉक्टर उनके पाले में। तो ये तो आप अपने मन को थोड़ा मजबूत बनाए तो इसमें से बाहर निकलने का रास्ता आ सकता। टू प्रेस्क्राइब हेल्थ टॉनिक वेयर इट इज रियली नीडेड। एक केस के बारे में उन्होंने लिखा है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। तो डॉक्टर साहब ने अपने व्याख्यान में खुद ही कहा कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के लिए भी आप च्यवनप्राश उसको दे सकते, और अगर वो च्यवनप्राश ना ले सके तो आंवले का मुरब्बा भी अगर खाए तो बेस्ट। च्यवनप्राश दे सके बहुत अच्छा, नहीं है तो शुद्ध आंवला ही उसको खिलवा दीजिए, वही उसके लिए सबसे बड़ा हेल्थ टॉनिक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को भी आप हेल्थ टॉनिक ही दें तभी आप कुछ कर पाएंगे। उससे ज्यादा अच्छे विकल्प आपके पास स्वदेशी मौजूद है। और डॉक्टर साहब ने अपने वक्तव्य में खुद ही कहा, आयुर्वेदिक दवाओं में भी पेटेंट है क्या? अब तक तो नहीं है, अब तक तो नहीं है, लेकिन अब होने वाला है। अब तक हिंदुस्तान में क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और एग्रीकल्चरल पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी जितनी है, वहां कोई पेटेंट नहीं है, ना प्रोसेस पेटेंट है ना प्रोडक्ट पेटेंट। और आयुर्वेद की जितनी दवाएं हैं वो माना जाता है किसी न किसी पेड़ पौधे से ही निकलती। तो चूंकि किसी भी पेड़ के, किसी भी पौधे के, किसी भी दवा बनाने के प्रोसेस पर कोई पेटेंट नहीं है, तो अभी तक हिंदुस्तान में आयुर्वेदिक दवाओं पर कोई पेटेंट नहीं है। लेकिन ये जो नया पेटेंट एक्ट आ रहा है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी पेटेंटेबल माना जा रहा है। और इसमें न सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेटेंटेबल बनाने की बात चल रही है, बल्कि डिस्कवरीज को भी पेटेंटेबल होना चाहिए, ये कहा जा रहा है। दुनिया में एक गोल्डन रूल है, इन्वेंशन तो पेटेंटेबल होता है लेकिन डिस्कवरीज कभी पेटेंटेबल नहीं होती। अभी लेकिन 2 केस ऐसे हुए हैं। अमेरिका की एक कंपनी है, उसने नीम के 34 प्रोसेसेस पे पेटेंट कराया। अब वो ये क्लेम करते हैं कि हमने नीम का इन्वेंशन किया। अब दुनिया में कौन बेवकूफ साइंटिस्ट है जो ये कहेगा कि मैंने नीम का इन्वेंशन किया? लेकिन अमेरिकन 2 साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है टोनी लार्सन और एक उनके साथ है डूडो। तो टोनी लार्सन ने जब पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया अमेरिका में, तो उसने यही कहा कि मैंने नीम का इन्वेंशन किया। दुर्भाग्य से टोनी लार्सन जिस देश में रहता है वहां नीम का पेड़ नहीं होता, अमेरिका में नीम नहीं होता, लेकिन टोनी लार्सन क्लेम कर रहा है कि मैंने नीम का इन्वेंशन किया। तो उसके ऊपर केस किया है। हम लोगों ने ये जो आजादी बचाओ आंदोलन बनाया है, इसके साथ साथ हम लोगों ने एक थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क भी बनाया। जैसी पिटाई हमारी हो रही है मल्टीनेशनल के द्वारा, वैसी पिटाई कई गरीब देशों की हो रही है। ब्राजील है, नाइजीरिया है, चिली है, कोस्टारिका है, कोलंबिया है, तमाम देश हैं जो गरीब देश हैं और मल्टीनेशनल से पीड़ित हैं, उनसे शोषित हैं। तो उन 33 देशों को मिलाकर हम लोगों ने एक थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क बनाया। तो उस थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क की तरफ से एक पिटीशन हमने अमेरिका के कोर्ट में फाइल किया है नीम के पेटेंट के खिलाफ। उसमें अभी बहस चल रही है, उसका फाइनल नतीजा आना बाकी है। उसके पहले एक नतीजा आ चुका है। अमेरिका के एक डॉक्टर ने हल्दी को पेटेंट करा लिया और उसने कहा कि हल्दी की जो हीलिंग प्रॉपर्टी है उसका इन्वेंशन मैंने किया। तो हिंदुस्तान की सरकार ने अमेरिका के कोर्ट में यह सिद्ध किया कि हिंदुस्तान में हजारों साल से हल्दी को दवा के रूप में इस्तेमाल करने की परंपरा रही है। चरक में, सुश्रुत में और हरित संहिता में, हिंदुस्तान के जो 3 बड़े ग्रंथ हैं मेडिसिन के सिस्टम के, इन तीनों में हल्दी के जितनी प्रॉपर्टीज और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारियां थी, वो सब अमेरिकन कोर्ट में जब दी गई, तब अमेरिकन कोर्ट ने हल्दी के पेटेंट को रिजेक्ट किया। तो हल्दी का पेटेंट अभी रिजेक्ट हो गया, हो सकता है नीम का भी हो जाए, वो केस अभी भी चल रहा। दूध के बारे में मैंने कहा, लेकिन दूध में भी मिलावट है तो क्या करेंगे? सबसे अच्छा है गर्म पानी पीजिए फिर, दूध छोड़कर। एक प्रश्न है कि आजादी की सुरक्षा के लिए आपके पास राष्ट्रीय स्तर पर क्या कार्यक्रम है? मैं मान रहा हूं कि इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप सामान्य आदमी को ये बता सकें कि इस देश की सुरक्षा किन कारणों से खतरे में पड़ गई है, तो इस देश का आदमी आपके साथ जुड़ सकता। जैसे कुछ दिन पहले तक एनरॉन जो था वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी खतरनाक कंपनी मानी जाती। अब वही एनरॉन सबसे लाडली कंपनी है महाराष्ट्र सरकार की, जिसको वो गोद में उठा के सारे देश में घूम रहे हैं। तो कल तक जो राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोध में थी कंपनी, अब वो अचानक से राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदार कैसे हो गई? सीधी सी बात है, करोड़ों रुपए की रिश्वत।
और ये करोड़ों रुपए की रिश्वत वो भी खा रहे हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं। जो राष्ट्रवादी मानते नहीं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानते हैं उनकी भी वही हालत है जो दूसरी पार्टियों की है। तो इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा तो राजनीतिक पार्टियों से है, मल्टीनेशनल से, साधारण आदमी से नहीं। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है राजनीतिक पार्टियों से और बड़ी बड़ी कंपनियों से, तब आप ईमानदारी से लोगों से कहिए कि देश की सुरक्षा को खतरे में डाल कौन रहा, या तो इस देश के राजनेता और या इस देश में मल्टीनेशनल कंपनी। एक तरफ हिंदुस्तान के लाखों नौजवान हैं जो बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर 3-3.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जहां रहता है और निगेटिव तो -19, -20 पे पहुंच जाता। तो जहां -19, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, खून भी बर्फ की तरह से जम जाता हो, वहां हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए एक एक नौजवान अपने प्राणों को बलिदान कर रहा है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के राजनेता देश को बेचने में लगे। तो देश की सुरक्षा तो इसलिए खतरे में। तो आप इस देश को इन करप्ट राजनेताओं से बचाने का अभियान शुरू करिए और उसमें ईमानदारी से कहिए। आप किसी पार्टी के पक्ष में खड़े होकर कहेंगे तो आपकी बात पर अब कोई भी विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबने देख लिया कि जो लोग एनरॉन का विरोध करते थे वही एनरॉन को लेकर आए। इसलिए अगर आप पार्टी के पक्ष में जाकर खड़े हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। राष्ट्र के पक्ष में खड़े होकर जब आप ये दलील देंगे तो पार्टी रहे या न रहे, भाड़ में जाए या चूल्हे में, सत्ता रहे या न रहे, देश रहता है, राष्ट्र रहता। देश पार्टियों से बड़ा होता, देश व्यक्तियों से बड़ा होता। पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, देश बनते बिगड़ते नहीं है। अगर एक बार देश बिगड़ गया तो जल्दी बनने वाला नहीं है। इसलिए आप पार्टियों का दामन छोड़कर देश की बात करना शुरू करिए, तो इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आप कर पाएंगे। और ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा असुरक्षा इस समय है उन विदेशी कंपनियों के कारण जिनके साथ CIA के एजेंट्स आए। बहुत कम लोग जानते हैं कि पेप्सी कोला के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं इस देश में वो CIA के एजेंट्स हैं। और ये मैं नहीं कहता, हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसी है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उसने 3 रिपोर्ट तैयार की हैं, सीक्रेट रिपोर्ट हैं। उनमें से एक रिपोर्ट तो हमारे हाथ में लग गई थी और हमने हमारी पत्रिका में छापी भी थी। बाद में उसमें हंगामा हुआ कि ये रिपोर्ट लीक कैसे हो गई, तो देश के हित की दृष्टि से वो रिपोर्ट लीक हुई। तो रॉ ने ये कहा है कि जितनी विदेशी कंपनियां आ रही हैं ये अपने साथ CIA के एजेंट्स लेकर आ रही हैं। और मैं आपको एक दूसरी जानकारी दूं, पेप्सी कोला जब यहाँ आया तो उसने सबसे पहला अधिकारी हिंदुस्तान में किसको बनाया अपना? हिंदुस्तान की आर्मी के जो चीफ रह चुके हैं जनरल VN शर्मा, उनके छोटे भाई जो खुद आर्मी में एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, वो अभी पेप्सी कोला में नौकरी कर रहे हैं। माने जिस आदमी को हिंदुस्तान के सारे टॉप सीक्रेट मालूम है वो आदमी अब परदेशी कंपनी में नौकरी कर रहा है। इस तरह से हिंदुस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है। इस सुरक्षा को बचाने का भी एक ही तरीका है कि आप जितनी ताकत से इस पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों का बॉयकॉट करा सकें, क्योंकि ये अमेरिकन एजेंट्स आए हैं इनके साथ, ये कंपनियां अकेली नहीं आई हैं। वही एक तरीका हो सकता है। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कोई भाई है जो मुझसे मिलना चाहते हैं, जरूर मिले, आपका स्वागत है। इसमें एक चिट्ठी है कि आपके विचार का हम प्रचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मल्टीनेशनल कंपनी बंद हो जाएंगी तो हमारे देश को एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे मिलेगी, ये एक जरूरी सवाल है जिसको मैं खोलना जरूरी समझता हूँ। दुर्भाग्य से जितनी विदेशी कंपनी इस देश में आती है, कोई भी कंपनी टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आती, और जब जब हमको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है तब तब हमको दुनिया के तमाम देश मना कर देते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक बार हमारी सरकार, राजीव गांधी की सरकार जब थी, तो उनको लगा कि हिंदुस्तान को 21वीं शताब्दी में ले जाना, तो वो ये मानते थे कि मैं ले जाऊंगा तभी जाएगा, वैसे हिंदुस्तान कभी जाएगा नहीं 21वीं शताब्दी। तो वो ये कहा करते थे कि हिंदुस्तान 21वीं शताब्दी में तब जाएगा जब सुपर कंप्यूटर आएगा। तो सुपर कंप्यूटर हमारे देश में तो था नहीं, तो राजीव गांधी सुपर कंप्यूटर मांगने के लिए अमेरिका गए, और अमेरिका में जाकर उन्होंने 2 मांग की। उस समय की रोनाल्ड रीगन की सरकार थी, तो रोनाल्ड रीगन की सरकार से राजीव गांधी ने 2 ही बातें कही। एक तो भारत को सुपर कंप्यूटर चाहिए अमेरिका का, दूसरा भारत को क्रायोजेनिक इंजन चाहिए अमेरिका का। तो रोनाल्ड रीगन जो उस समय प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा ना तो हम आपको सुपर कंप्यूटर देंगे और ना ही हम आपको क्रायोजेनिक इंजन देंगे। राजीव गांधी गए थे बड़े उत्साह के साथ और रोता हुआ चेहरा लेकर वापस देश में लौटे।
फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्टों ने उनको सुझाव दिया कि आप रूस से मांग लीजिए। तो एक दिन रूस के सामने पहुंच गए कटोरा लेके कि भाई हमको सुपर कंप्यूटर दे दो, हमको क्रायोजेनिक इंजन दे दो। तो रूस में एक एजेंसी है, उसका नाम है ग्लोब कॉस्मोस। तो ग्लोब कॉस्मोस ने कहा कि हम आपको सुपर कंप्यूटर तो नहीं दे सकते, लेकिन क्रायोजेनिक इंजन जरूर दे देंगे। तो एग्रीमेंट साइन हुआ, और एग्रीमेंट साइन हुआ तो जैसे ही अमेरिका को पता चला कि रूस से क्रायोजेनिक इंजन मिलने वाला है, तो अमेरिका ने रूस को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। और रोनाल्ड रीगन ने धमकी दी बोरिस येल्त्सिन को कि अगर आपने अपना क्रायोजेनिक इंजन भारत को बेचा तो अमेरिका आपकी खैर नहीं है, फिर आप ये जान लीजिए। जब ये धमकी मिली बोरिस येल्त्सिन को, तो बोरिस येल्त्सिन ने वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। लिहाजा क्रायोजेनिक इंजन हमको रूस से भी नहीं मिला। तो राजीव गांधी और परेशान हुए। फिर एक बार इस देश में CSIR की मीटिंग हुई, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के वैज्ञानिकों की। तो उसमें राजीव गांधी ने अपना दुखड़ा रोया हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों के सामने। तो हमारे देश के एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि अभी भी वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी का खतरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप रोते क्यों हैं, आप हमको कहिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे, हम आपको क्रायोजेनिक इंजन भी बना के देंगे। तो राजीव गांधी को पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि हिंदुस्तानी वैज्ञानिक भी ये काम कर सकते, लेकिन डरते डरते उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाने का प्रोजेक्ट दिया। पूना की एक एजेंसी है सीडेक, सीडेक हमारे CSIR का एक सिस्टर कंसर्न। तो सीडेक के साइंटिस्टों को प्रोजेक्ट मिला, और सीडेक के साइंटिस्टों ने रात दिन मेहनत करके 3 साल में पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया। उसका नाम है परम। जो परम नाम का सुपर कंप्यूटर है, उसी की कृपा से आप रोज आंखों देखा मौसम का हाल सुनते हैं टेलीविजन पे। और आज इस साल वही सीडेक परम से 3 गुना ज्यादा ताकतवर और 3 गुना ज्यादा तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर बना चुका, और अगले साल तक वो इस देश में फंक्शन करना शुरू कर देंगे। और ये जितने सुपर कंप्यूटर बने हैं, ये 100% इंडिजिनस हैं। एक भी सामान उसमें किसी विदेशी कंपनी का नहीं लगा, और कोई भी विदेशी कंपनी उनको बनाने के लिए नहीं आई इस देश में। तो कोई भी विदेशी कंपनी आपको एडवांस टेक्नोलॉजी देने नहीं आती, ये आप जान लीजिए। और दूसरा उदाहरण दूं, हिंदुस्तान में जितनी मिसाइल बनी है, हमारे पास अग्नि है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, बाण है, और अब हमारे यहाँ हम बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहे हैं 2500 किलोमीटर की मार करने वाली, जमीन से हवा में, जमीन से जमीन पर, और हवा से हवा में। 3 तरह की क्वालिटी की मिसाइल अभी बनने जा रही है, इस साल तक लॉन्च हो जाएगी। और वो बनाई है DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्टों ने। 100% इंडिजिनस है सब, एक भी पैसे की टेक्नोलॉजी उसमें विदेशी नहीं है। कोई भी परदेशी कंपनी नहीं आई उसकी टेक्नोलॉजी हमको देने के लिए। तो जितनी टेक्नोलॉजी है एडवांस, वो हम खुद बना रहे हैं। तो परदेशी कंपनी क्या देने के लिए आई है? टमाटर की चटनी, मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस, आम का अचार, आलू का चिप्स, पोटैटो चिप्स, रफल्स और हॉस्टेस का, कैडबरीज की चॉकलेट, नेस्ले की चॉकलेट। माने जिन चीजों को बनाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जो जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है, उन्हीं को बनाने के लिए मल्टीनेशनल आए। कोई भी हाईटेक आइटम देने के लिए आपके देश में नहीं आया। एक प्रश्न है, मुंबई के पत्रकार आपके बारे में गलत प्रचार करते हैं, वो तो महात्मा गांधी के बारे में भी करते थे। महात्मा गांधी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा था। और मैं आपको नाम लेके कहूं, इस देश में एक बहुत बड़ा पत्रकार हुआ करता था, छोड़िए उसका नाम नहीं लेता, नहीं तो गलतफहमी हो जाए। गांधी जी के बारे में वो आदमी क्या क्या नहीं लिखता था, मैं आपको उसके लिखे हुए कटिंग्स दे सकता हूं। उस जमाने में 2-3 बड़े अखबार निकलते थे, एक था हिंदुस्तान टाइम्स, एक था टाइम्स ऑफ इंडिया। तो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई एक सप्ताह ऐसा बाकी नहीं जाता था जब गांधी जी के बारे में वो पत्रकार ना लिखता हो। क्या क्या नहीं लिखा, गांधी जी के चरित्र के बारे में, गांधी जी की हिपोक्रेसी के बारे में, गांधी जी को इडियोटिक कहा करता था, सब बातें कहता था। लेकिन गांधी जी ने कभी भी उस आदमी को अपनी लेखनी से जवाब नहीं दिया। अक्सर लोग कहा करते थे कि बापू आप अजीब आदमी हैं। एक आदमी है जो रोज आपको जो है डंक मारता है, रोज आपको उकसाता। तो गांधी जी कहते थे कि तुमने एक कहानी नहीं सुनी, एक ऋषि थे, तो बिच्छू था, वो रोज डंक मारता था ऋषि को। ऋषि बेचारे शांत बैठे रहते थे। एक दिन चेले ने पूछा कि आप बेवकूफ आदमी हैं? उसने कहा बेवकूफ नहीं, बिच्छू अपना काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। बात खत्म हो गई। बहुत लोग हैं जो इस तरह की बातें करेंगे, अब उनकी बातों को लेकर हम सिर पीट के बैठ जाएंगे, तब तो ये काम सब बंद हो जाएगा। और फिर मैं काउंटर अटैक करना शुरू कर दूंगा, तो खामखा जो आदमी को कोई नहीं जानता, वो आदमी सारे देश में चर्चित हो जाएगा कि राजीव दीक्षित ऐसे आदमी पर अटैक कर रहा है, वो आदमी अननेसेसरी क्यों चर्चित बनाए हम उसको। तो ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं।